आज की क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु का जो क्लास नोट्स है, यानी ज्ञान बिंदु का जो नोट्स है उसके नोट्स में से जो हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कोशिका विज्ञान को हम लोग इस क्लास में हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि हमारा तो सबसे पहले थ्योरी सेक्शन तो होगा ही, और थ्योरी के साथ साथ हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जो है बिहार दरोगा के लिए जो है कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है साइंस, और रेलवे के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जो है आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, बोले तो कोशिका विज्ञान को हम लोग जो है आज की क्लास में जो हम टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, और साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। थ्योरी पहले करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो क्लास लंबा वीडियो भले ही हो, लेकिन आप जो टारगेट रखिए कि पूरी क्लास को जो है आप लोग देखें, ताकि आपको जो है थ्योरी के बाद ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो कोशिका सभी सजीव अथवा जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होता है। यानी हम कोशिका क्या होता है, तो सभी जीवों की, सभी सजीव की, कोई भी सजीव है, सभी सजीवों में कोशिका पाई जाती है। कोशिका ही जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई यानी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो शरीर की कौन सा होता है, तो कोशिका ही होता है। यानी सबसे छोटी इकाई जिसे हम कह सकते हैं कोशिका को हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका जो होता है जीव द्रव से बनी संरचना होती है, और इस जीव द्रव में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। तो कोशिका जो होता है वो किससे बनी संरचना होती है, तो कोशिका जो बनी होती है वो जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी संरचना होती है, और इस जीव द्रव में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। सभी सजीवों को कोशिका एक समान नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि सभी सजीवों में कोशिका जो है एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होती है। यानी अब अलग जंतु में अलग कोशिका पाई जाती है। मानव की कोशिका अलग कोशिका है, कोई जंतु की कोशिका ले तो अलग कोशिका है, और आकार भी जो है उन लोग कोशिकाओं का अलग अलग होता है, और शेप, आकार, ये सभी क्या होता है, और संख्या में भी भिन्नता पाई जाती है कोशिका में। तो क्या है कि सभी सजीवों में कोशिका जो है अलग अलग होती है, यानी समान नहीं होती है। तो कुछ इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या प्रश्न पूछेगा कि संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो याद रखना है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन है, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ठीक है, तो संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। संसार की सबसे छोटी क्या कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग की अंडा जो होता है वो संसार की सबसे कोशिका होता है। संसार शरीर की सबसे छोटी का कोशिका कौन है, तो संसार में शरीर की अगर छोटी कोशिका की बात करें तो मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेनुअल कोशिका होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। आपको मालूम होना चाहिए ओवरी जो होता है वो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका होता है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो न्यूरॉन होता है। तो इन सभी को हम जो है याद रखना है, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग की अंडे की बात होता है। तो संसार की सबसे बड़ी और संसार की छोटी कोशिका के बारे में हमने समझा।
बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडा में होता है और छोटी कोशिका जो होता है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम में होता है। अब प्रश्न है कि संसार जो में शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यानी शरीर की सबसे छोटी का, शरीर की अगर बात कर रहे हैं तो शरीर में सबसे छोटी का होता है मस्तिष्क के सेरिबेलम की ग्रेनुअल कोशिका। तो शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका होता है वो मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क के सेरिबेलम के हिस्से में एक ग्रेनुअल कोशिका होता है जो सबसे छोटी कोशिका होता है। और अगर हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है महिला में, तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है अंडाणु होता है, ठीक है, जिसे ओवा भी कहा जाता है। और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। यानी कोशिका का आकार कैसा होगा, आकृति कैसा होगा, ये किस पे निर्भर करता है, तो सेल के वर्क पे जो है निर्भर करेगा कि उसका जो है कोशिका का कार्य कैसा है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होता है। यानी जैसे अगर हम बात करें हाथ की कोशिका की आकार अलग होगी, पैर की कोशिका की आकार जो है भिन्न होगी। तो कहने का मतलब है कि कोशिका का आकार एवं आकृति जो होता है वो कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है, ठीक है। और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं। कुछ कोशिका जो हैं जो अपना आकार हमेशा क्या बदलते भी रहते हैं। अगर बात करें तो अमीबा तथा मनुष्य का WC कोशिका आकार निश्चित नहीं रहता है। यानी अमीबा और मनुष्य की जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल की कोशिका है उसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी डिफिनिट नहीं होता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती हैं। तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि किस कोशिका का आकार जो है बदलते रहता है। तो आपसे प्रश्न करेगा क्या कि किस कोशिका का आकार जो है बदलते रहता है, तो अमीबा की कोशिका और WBC की कोशिका। तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसकी कोशिका, अमीबा की कोशिका और WBC की कोशिका का आकार जो है हमेशा बदलते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी सजीव जो हैं, सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। हमने ऊपर भी देखा था कि किसी भी सजीव में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका जो है भिन्न भिन्न सजीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को 2 समूह में रखा गया है। यानी कोशिका के आधार पर जो है सजीवों को कितने समूह में रखा गया है, 2 समूह में रखा गया है। कौन कौन से समूह में रखा गया है, तो यूनिसेलुलर बोले तो इसे हम हिंदी में एक कोशिकीय कहते हैं, और एक होता है दूसरा मल्टी सेलुलर जिसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। तो यूनिसेलुलर क्या है और बहुकोशिकीय क्या है, उन सभी को हम जो है देखते हैं। तो देखिए जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका में निर्मित होता है तो वह इसे हम चेंज कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिए जब जीव के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है। यानी ऐसा जीव जिसके शरीर में मात्र एक ही कोशिका से उसका जो है शरीर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे। और ये जीव जो है आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, और जो एक कोशिकीय जीव हैं वो हम आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी एक कोशिकीय जीव को हम आंख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन है, तो देखिए सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जो है जीव की बात करते हैं। तो इन जीवों का जो शरीर होता है वो अनेक कोशिका से मिलकर होता है। जो मल्टी नाम ही है मल्टी, तो यानी बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उदाहरण में सभी दिखने वाले सजीव यानी जो भी हम आंख से देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर जो भी आंख से देख सकते हैं वो सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। और जो हम जिन जीवों को हम आंख से नहीं देख सकते वो हमारा एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यानी कोशिका की संख्या कितनी होगी
तो ये जो निर्भर करता है सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा आकार उतनी जो बड़ी कोशिका होती है, उतनी संख्या में कोशिका होती है। तो शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या क्या होगा, उतना ही होगा। अब जो हम लोग देखते हैं कोशिका का विकास क्रम, यानी कोशिका का जो है विकास क्रम से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि कोशिका का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए किसने पता लगाया कैसे कैसे जो है कोशिका का विकास के क्रम में है, हमने जाना। ठीक है, कितनी छोटी कोशिका होती है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको कैसे पता चला, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए 1590 में क्या हुआ, 1590 में जैड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का मार्ग खुल गया था। यानी कोशिका को तो हम नंगी आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, तो कोशिका को कैसे पता किया गया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, दो वैज्ञानिक, एक थे जैड जॉनसन और एक थे एच जॉनसन, दोनों ब्रदर थे। ठीक है, तो जैड जॉनसन और एच जॉनसन ने 1590 में एक माइक्रोस्कोप की खोज की, यानी इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और इसके साथ ही कोशिका अध्ययन का जो है मार्ग खुल गया। अब माइक्रोस्कोप बन गया मतलब जिस चीज़ को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे हम देख सकते थे माइक्रोस्कोप की मदद से। तो उससे क्या, हमें एक कोशिका का अध्ययन का जो है मार्ग खुल गया। कब सबसे पहले खुला, 1590 में। कैसे खुला, क्योंकि कोशिका को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी, यानी वैसे जीवों को देखने के लिए जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे जीवों को देखने के लिए जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने एक माइक्रोस्कोप का जो है निर्माण किया। फिर 1665 में क्या हुआ कि रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। यानी फिर 1665 में, 1590 के बाद 1665 में रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया और उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की और कोशिका का जो नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। और कोशिका का जो नामकरण भी किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। कोशिका जो है सेल लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, यानी कोशिका का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सेल। तो सेल जो है वो किस शब्द से बना है, लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क के टुकड़े में किया था। जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप बनाया तो उसने जो कोशिका को खोजा तो कहाँ खोजा था, कहाँ देखा था, तो पेड़ की छाल में, कॉर्क जो होता है पेड़ की छाल होता है, उसी में उन्होंने कोशिका की टुकड़े मतलब कोशिका को जो है खोजा था। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क के टुकड़े में किया था, यानी पेड़ की छाल के टुकड़े में उन्होंने कोशिका को देखा था सबसे पहले। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका जो था वो मृत कोशिका था। जो कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो कैसी कोशिका थी, तो वो मरी हुई कोशिका थी, यानी मृत कोशिका थी, जीवित कोशिका नहीं थी। तो ये भी प्रश्न करेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था और सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था। नेक्स्ट है 1683 का समय। तो 1683 में क्या होता है कि लेवेनहॉक द्वारा, एक लेवेनहॉक के वैज्ञानिक होते हैं, जो लेवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई और लेवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिका की खोज की। तो इन्होंने क्या किया, लेवेनहॉक ने 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया वो कैसी कोशिका थी, तो मरी हुई कोशिका थी, मृत कोशिका थी। लेकिन 1665 के बाद 1683 ईस्वी में लेवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज कर डाली। तो जीवित कोशिका की खोज की अपनी ही माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने एक और अच्छे ढंग से, यानी जो बेहतर तरीके से उन्होंने माइक्रोस्कोप को बनाया। यानी कहने का मतलब है कि जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उससे ज़्यादा अपग्रेडेड था इनका माइक्रोस्कोप, उससे इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में जो है खोज किया। और कौन कौन से जीवित कोशिका की खोज किया, जीवाणु को इन्होंने देखा, प्रोटोजोआ को देखा और आरबीसी कोशिका को देखा। तो 1683 में लेवेनहॉक ने किस किस कोशिका को देखा, जीवाणु कोशिका, प्रोटोजोआ कोशिका और आरबीसी कोशिका को इन्होंने देखा। तो आपसे प्रश्न करेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो लेवेनहॉक ने। ये आपको पूछ सकता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो है
वह 1831 का। 1831 का समय में क्या होता है कि एक होते हैं रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि कोशिका के बीच में एक गोल संरचना देखी, जिसका नाम उन्होंने केंद्रक यानी न्यूक्लियस दिया। तो कोशिका के अंदर उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया कि कोशिका के अंदर भी मध्य में यानी कोशिका के बीच में एक गोल संरचना उन्होंने देखा। कोशिका की तो खोज हो गई थी, फिर उससे आगे भी खोजा गया, तो कोशिका के बीचों बीच में एक गोल संरचना देखी, और इस गोल संरचना को उन्होंने देखने के बाद उन्होंने इसका जो है केंद्रक नाम रख दिया, यानी न्यूक्लियस नाम रख दिया। फिर 1838-39 का समय में क्या हुआ कि जैकब, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत किया, यानी सेल थ्योरी उन्होंने दिया। तो जैकब नाम है इनका, लेकिन याद रखना है स्लाइडेन और स्वान आपको मिलेगा। तो स्लाइडेन और स्वान वैज्ञानिक ने कोशिका थ्योरी यानी सेल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया पाया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से निर्मित है। जिसके बाद क्या हो गया, स्पष्ट हो गया 1838-39 के बाद जो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका थ्योरी दिया था, तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर है कोशिका से निर्मित है। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न क्या करेगा कि सेल थ्योरी जो है किसने दिया था, तो सेल थ्योरी सबसे पहले कोशिका जो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब, 1838-39 में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। थ्योरी में क्या क्या था उन सभी को हम समझना है। तो देखिए, स्लाइडेन तथा स्वैन के द्वारा जो प्रस्तुत कोशिका मतवाद थी, उनकी क्या बातें थी, उन्होंने जो थ्योरी दिया था उसमें क्या प्रमुख बातें थे, उन सभी प्रमुख बातों को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए क्या था। प्रत्येक जीव का जो शरीर है एक अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होता है। उन्होंने बताया, स्लाइडेन और स्वान ने, कि जो प्रत्येक जीव का शरीर है या तो एक कोशिका से बना है या अनेक कोशिका से निर्मित हुआ है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से ही होता है। इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति है वो एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका जो है अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, यानी अच्छी इकाई है, स्वाधीन इकाई है, सेल्फ इकाई है। लेकिन क्या होता है कि वो सब कोशिका मिलकर जो है काम करते हैं, ठीक है, मतलब यूनिटी में वो काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है। सभी मिलती हैं तब ही एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। यानी कोशिका की जो उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से होता है उसमें कोशिका का जो केंद्रक होता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, याद रखना है। तो इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस जो है वो कोशिका के केंद्रक का मुख्य भूमिका अदा करता है कोशिका की उत्पत्ति होने में। अब समय आता है 1839, ठीक है। तो 1839 में क्या होता है कि देखिए कि पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। तो 1839 में फिर कोशिका में उन्होंने देखा, तो कोशिका में उन्होंने देखा क्या कि अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ है, तो उस पदार्थ को, अर्ध तरल को, उन्होंने जीव द्रव जो है नाम दिया, यानी प्रोप्लाज्म दिया, ठीक है। तो कोशिका में जो जीव द्रव की खोज किसने की, तो पुरकिंजे ने की। ये भी आपसे सवाल पूछेगा कि कोशिका द्रव की खोज किसने की, तो किसने की, तो पुरकिंजे ने की 1839 में। फिर पुरकिंजे के बाद आते हैं 1846 में एक वैज्ञानिक, पुरकिंजे के बाद आते हैं वान मोल। उन्होंने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव की खोज की। तो देखिए, पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। तो उन्हें प्रोप्लाज्म का नाम दिया किसने, 1839 में दिया। लेकिन 1846 में पुरकिंजे के बाद वान मोल आए वैज्ञानिक, और उन्होंने कोशिका में जो पाए जाने वाले जीव द्रव हैं उनको इन्होंने खोज कर दिया। फिर उसके बाद 1885 का समय आता है। तो 1885 में क्या होता है कि रुडोल्फ विर्चाउ ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो फिर बिरचाव साहब ने 1855 में पता लगाया कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से ही टूटकर, यानी पुरानी कोशिका से ही निर्माण हुई है ये नई कोशिका। यानी कहने का मतलब है कि कोशिका जो होता है विभाजन होता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन होकर जो है नई कोशिका का जो है निर्माण करता है। तो ये बात किसने बताई, रुडोल्फ विर्चाउ ने 1855 में बताया। फिर नेक्स्ट हमारा है 1861 का समय। तो उस समय आते हैं मैक्सवेल वैज्ञानिक। उन्होंने कोशिका को जीव द्रव का एक जो है पिंड बताया, और उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। और जो मैक्सवेल जो थे उन्होंने कोशिका को
जीव द्रव का एक पिंड बताया और उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी जो था वो किसने दिया? तो मैक्सवेल ने दिया 1861 में। ये भी आपसे सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा है 1831 का समय। तो एम नॉर्थ तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगे। तो 1831 में वैज्ञानिक थे एम नॉल तथा ई रस्का। ठीक है, एम नॉल और ई रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद ही कोशिका के क्षेत्र में जो है काफ़ी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कोशिका की संरचना। ठीक है, तो कोशिका संरचना से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न बनेंगे उनसे, तो देखिए कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका को जो है मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कौन कौन बांटा गया है किस किस में? तो एक होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होता है पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी है, और दूसरा है जीवद्रव। तो यानी कहने का मतलब है कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, कोशिका झिल्ली और कोशिका मतलब जीवद्रव। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यानी पौधे में कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है और झिल्ली के साथ भी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और जीवद्रव को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया गया और जीवद्रव को जो है दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? कोशिका द्रव तथा केंद्रक। तो जीवद्रव को दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव और केंद्रक के रूप में जो है जीवद्रव को बांटा गया। कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होती हैं। अब क्या होता है कि कोशिका द्रव में भी बहुत सारी रचनाएं होती है। कोशिका को दो भागों में बांटा गया, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव। ठीक है, और कोशिका झिल्ली जो होता है पौधे में, उसके अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है जीवद्रव, जीवद्रव को दो भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। और फिर कोशिका द्रव को भी जो विभिन्न भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो क्या कोशिका द्रव को ढेर सारी रचनाएं होती है, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं? तो देखिए एक है जीवद्रव रचनाएं यानी ऑर्गेनॉइड्स, और दूसरा होता है मेटाप्लाट्स। ठीक है, तो जीवद्रव को जो है दो भागों में बांटा जाता है, कोशिका द्रव को जो है दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? जीवद्रवीय रचनाएं और मेटाप्लाट्स रचनाएं। ठीक है, जीवद्रवीय रचनाएं और मेटाप्लाट्स रचनाएं। तो किसे बांटा गया है दो भागों में? तो याद रखना है कि कोशिका द्रव को बांटा गया है दो भागों में। तो देखिए पहला है जीवद्रवीय रचनाएं। तो इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। और ये रचनाएं जो हैं कौन कौन सी हैं? देखिए जीवद्रवीय रचनाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त जीवित रचनाएं होती हैं। इन जीवद्रवीय रचनाएं के अंतर्गत क्या होती हैं? तो जीवित रचनाएं आते हैं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी ये बढ़ते भी हैं और विभाजित भी होती हैं। इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे सेंट्रोसोम हो गया, दूसरा हो गया अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, गोल्जी काय हो गया और लाइसोसोम हो गया। ये सभी जो है जीवद्रवीय रचनाएं हैं। कौन कौन है? सेंट्रोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय और लाइसोसोम, ये सभी क्या है? जीवद्रव्य रचनाएं हैं कोशिका द्रव के। अब सेकेंड होता है मेटाप्लाट्स। मेटाप्लाट्स क्या है? तो ये निर्जीव रचनाएं होती है। मेटाप्लास्ट जो होती है वो कैसी रचनाएं होती हैं? ये निर्जीव होती हैं रचनाएं। ठीक है, तो जीवद्रवीय रचनाएं जीवित होती हैं, लेकिन मेटाप्लास्ट जो होती है वो निर्जीव रचनाएं होती हैं जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है ना ही विभाजित होने की। अब जो मरा हुआ है निर्जीव है तो वो ना बढ़ेगा ना विभाजन होगा। तो मेटाप्लाज्म के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं? तो मेटाप्लाज्म के अंतर्गत के रसधानी हो गया, वसा हो गया, वसाकण हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी जो आते हैं वो मेटाप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है कि मेटाप्लाज्म के अंतर्गत रसधानी, वसाकण, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त आदि जो है मेटाप्लाट्स के अंतर्गत आते हैं। हमने जो है कोशिका संरचना को देखा। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो कोशिका संरचना को हमने देखा, कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह लगभग 75 जो है एंगस्ट्रम मोटा होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है? कोशिका झिल्ली। तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम, लचीली झिल्ली होती है। यानी कोशिका के चारों ओर बहुत पतली और मुलायम जो है लचीली झिल्ली होती है।
जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। और इसका जो मोटाई होता है कोशिका झिल्ली का कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। तो ये आपसे जो है एग्जामिनर पूछेगा कि कोशिका झिल्ली की जो है मोटाई कितनी होती है, तो आपको याद रखना है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। यानी कोशिका जो झिल्ली होती है कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से जो है अलग करती है। यानी कहने का मतलब है कि एक कोशिका है यहाँ, दूसरी कोशिका है सटे सटे, तो ये कोशिका दोनों कोशिका के जो अलग करने का माध्यम है वो कौन काम करती है, तो वो है कोशिका झिल्ली जो है अलग करने का माध्यम का मतलब के रूप में जो है रहती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम्य या रचनात्मक परागम्य होती है। यानी कोशिका झिल्ली जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है और सिलेक्टिव परमिएबल होता है। यानी एक तो अर्धपरागम्य होता है, ठीक है, और ये जो होता है चयन का काम करता है, यानी सिलेक्टिव परमिएबल होता है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। यानी इस झिल्ली से जो है कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर आ सकते हैं, सभी पदार्थ जो है इस झिल्ली से अंदर या बाहर नहीं आ सकते। तो वो जो है चुनती है, सिलेक्ट करती है कोशिका झिल्ली कि किसे जो है अंदर लेना है और किसे जो है बाहर करना है, ठीक है। तो वो जो है सिलेक्टिव प्रीएम्बल का काम करती है कोशिका झिल्ली, और ये जो होता है सेमी प्रीमेबल होता है, यानी अर्धपरागम्य भी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या चीज़ की बनी होती है, तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन की तरह तथा इनके बीच एक परत वसा की होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, और इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन की तथा इनके बीच एक परत वसा की होती है। तो दो परत प्रोटीन की बनी होती है इसमें, और एक परत जो होता है वसा की होता है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोल्सन ने दिया था। तो कोशिका झिल्ली के संबंध में जो तरल जो था वो मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। तो इस मॉडल को किसने दिया था, याद रखना है। कोशिका झिल्ली के संबंध में जो तरल मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोल्सन ने दिया था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट कि कोशिका झिल्ली के जो कार्य क्या है। यानी कोशिका झिल्ली का तो कुछ तो कार्य होगा, तो हम कार्य को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यह कोशिका को निश्चित आकार देती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका को आकार देने में जो है भूमिका निभाती है, तथा कोशिका के भीतर संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाती है। और कोशिका को जो है बाहरी वातावरण के आघात से जो है इसे क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है कोशिका झिल्ली, यानी रक्षा का काम करती है कोशिका का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह कोशिका के अंदर आने जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। कोशिका झिल्ली जो होता है कौन पदार्थ को अंदर करना है, कौन किस पदार्थ को बाहर करना है, तो इसका जो है नियंत्रण का काम करती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कोशिका एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, फ्लेजिया तथा कूटपाद का निर्माण होता है। यानी एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली के द्वारा ही सिलिया, फ्लेजिला तथा कूटपाद का निर्माण होता है। तो सिलिया, फ्लेजिला और कूटपाद का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एक कोशिकीय झिल्ली के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका द्वारा होने वाला परासरण तथा विसरण की प्रक्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा ही संपन्न होती है। यानी कोशिका द्वारा होने वाला जो परासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होती है। तो हमने कोशिका झिल्ली को देखा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी सेल वाल के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। सेल वाल क्या होता है, यानी कोशिका भित्ति क्या होता है। हमने झिल्ली देखा, अब कोशिका झिल्ली देखने के बाद हम लोग कोशिका भित्ति देखते हैं। ये सभी जो होता है ना कोशिका के पास ही होता है, ठीक है। हम कोशिका के बारे में ही पढ़ना है, कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट क्या है कि पौधे तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली तो हमने पढ़ा, लेकिन पौधे और कवक में ही कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, लेकिन झिल्ली के बाहर एक भित्ति होती है, ठीक है, दीवार जिसे हम कहते हैं। तो पौधे तथा कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये परत जो होती है केवल किस में होती है, पौधे और कवक में होती है, ठीक है, जीव जंतुओं में ये नहीं होती है। कोशिका भित्ति
कोशिका झिल्ली के तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अर्धपरागम्य झिल्ली है। तो ये कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित झिल्ली होती है और ना ही क्या अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, यानी सेमी परमिएबल झिल्ली भित्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति है। कोशिका जो भित्ति होती है वो कितने परत से बना होता है, तो 3 परतों से बना होता है और एक जो है मोटी भित्ति होती है। और पौधे को कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। और जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले तो कोशिका भित्ति पौधे और कवक में ही पाए जाते हैं, तो पूछेगा आपसे कि पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तथा कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है कवक से काइटिन, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो ये दोनों याद रखना है पॉइंट, कि पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। अब जो हम लोग पॉइंट नेक्स्ट है क्या, कि कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य क्या हैं। जैसे हमने कोशिका झिल्ली के कार्य देखे, क्या काम करती है, ठीक है, उसी प्रकार कोशिका भित्ति के भी कुछ कार्य है। और कोशिका भित्ति होता है केवल पादप और पेड़ पौधे में। तो देखिए इसके कार्य क्या है, तो यह भित्ति पौधे की कोशिका की रचनात्मक परत है जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूत तथा सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पेड़ पौधे की आकार को, मजबूती को, सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका को सूखने से बचाती है और विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति एक निश्चित निर्जीव द्रव संरचना है जो परागरम में होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है एक निर्जीव संरचना है जो परागम में होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कोशिका द्रव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोशिका द्रव जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो कोशिका द्रव को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिका झिल्ली देखा, कोशिका भित्ति देखा, अब कोशिका द्रव के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए कोशिका द्रव क्या है, तो देखिए जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। यानी कोशिका में केंद्रक जो होता है और कोशिका झिल्ली होता है उसी के बीच में कोशिका द्रव होता है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली के बाहरी जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल जो होता है पेड़ पौधे और कवक में होता है, लेकिन कोशिका द्रव जो है सभी में होता है, ठीक है। तो जीव द्रव का वह भाग होता है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली, जो कोशिका में केंद्रक होता है और कोशिका के बाहर जो एक झिल्ली होती है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक होता है कोशिका द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव या जीव द्रव रंगहीन, अर्धपरागम्य तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव जो होता है ना, इसका कोई रंग नहीं होता, इसलिए इसे हम रंगहीन कहते हैं। कोशिका द्रव को रंगहीन और अर्ध पारदर्शक होता है, यानी आपको कुछ कुछ इसके आर पार दिखाई दे सकता है, ठीक है। मतलब जो ऐसा होता है कोशिका द्रव कि अर्ध पारदर्शक होता है, ठीक है, और अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह एक प्रकार की कोलाइड है जिसमें 80% तथा तक जल होता है। यानी यह जो है कोशिका द्रव एक प्रकार का क्या है, तो कोलाइड का उदाहरण हम ले सकते हैं इसको। और इसमें जल कितना होता है, तो 80% जल होता है कोशिका द्रव में। जल के अलावा हम बात करें तो जल के अलावा जीव द्रव में लगभग 30% तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य होते हैं। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोशिका द्रव में जो है कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 30 तत्व पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कौन कौन सा है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी जो हैं मुख्य तत्व पाए जाते हैं। टोटल 30 तत्व पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती हैं, जिसे हम कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। यानी कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती हैं, जिसे हम कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है अंतर्द्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिसे हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं। तो अंतर्द्रव जालिका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या कर रहा है कि यह महीन नलिकाएं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। तो ER जो होता है अंतर्द्रव जालिका, यह महीन नलिकाएं का एक जाल जैसी संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो ER जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में जो है ER पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली में भी मिलती है। जो ER है वो कहीं कहीं पर निश्चित नहीं कि यह जो है कोशिका द्रव में ही मिले, कहीं कहीं जो है कोशिका झिल्ली में भी मिलती है। तो कहीं पर कहीं केंद्रक झिल्ली में भी ये मिलती है। यह संरचना ली प्रोटीन की बनी होती है। जो ये संरचना होती है ER वो किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन यानी ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव में ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, यानी कोशिका में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होता है चिकनी अंतर्द्रव जालिका जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरा होता है खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो बात कर रहे हैं हम अंतर्द्रव जालिका कितने भागों में होता है, दो तरह से होता है कोशिका में, दो टाइप के होता है, एक होता है चिकनी और एक होता है खुरदुरी। तो पॉइंट क्या है कि रफ जो होता है ER के यानी रफ ER यानी रफ खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। यानी जो ER होता है रफ ER उसके झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ ER पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब है, आपसे प्रश्न कर सकता है कि राइबोसोम का जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं किस पे पाया जाता है, रफ ER पे, स्मूथ ER पर। तो देखिए रफ ER पर राइबोसोम रहेगा और स्मूथ ER पर राइबोसोम नहीं रहेगा, ठीक है। R फॉर राइबोसोम होता है, याद रखिएगा, और R फॉर रफ होता है। तो रफ में राइबोसोम उपलब्ध है, R उपलब्ध है, और स्मूथ में उपलब्ध राइबोसोम नहीं है। अपनी विशेष रचना के कारण अंतर्द्रव जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। यानी कोशिका द्रव यानी कहने का मतलब है कि अपनी विशेष रचना के कारण जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न कर सकता है एग्जामिनर कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इस संरचना की खोज किसने की थी, जो ये कोशिका की कंकाल तंत्र है, तो इस रचना की खोज किसने की थी, तो इस रचना की खोज सर्वप्रथम पॉटर, क्लाउडे तथा फूलम ने किया था, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कलमैन ने किया था। तो याद रखना है कि इस रचना की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो पोर्टर, क्लाउडे तथा फूलम ने किया था। तीन थे, कौन कौन, पोर्टर, क्लाउडे और फूलम, जबकि इसका जो नामकरण किया था पहली बार पोर्टर और कलमैन ने किया था। पोर्टर और कलमैन ने इसका नामकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अंतर्द्रव जालिका को वर्तमान समय में एर्गेस्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। यानी अंतर्द्रव जालिका को वर्तमान समय में एर्गेस्टोप्लाज्मा यानी एर्गास्टोप्लाज्मा भी कहा जाता है। अंतर्द्रव जालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, उन सभी को हम लोग देखते हैं। यानी अंतर्द्रव जालिका के जो है कुछ कार्य हैं, क्या क्या कार्य हैं देखते हैं। तो देखिए यानी ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य के बारे में भी हमें पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए यह अतः कोशिकाएं परिवहन का कार्य करती है, यह जो है अतः कोशिकाएं परिवहन का कार्य करती है, और अंतर्द्रव जालिका के नली में तरल द्रव भरा रहता है जिसे यह कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों में वितरित करते रहती है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव जालिका द्वारा किया जाता है। तो कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का जो परिवहन है मुख्यतः अंतर्द्रव जालिका द्वारा जो है किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव जालिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है तथा खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो कहना के मतलब क्या है कि जो चिकनी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वसा तथा कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। जो शरीर में वसा होता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, तो उसके संश्लेषण में भाग लेती है कौन, चिकनी वाला। और जो खुरदुरी होता है मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल वाला में चिकनी और प्रोटीन संश्लेषण में खुरदुरी वाला जो है मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा
कि अंतःद्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषण होता है। जिसमें प्रोटीन का, हार्मोन का, वसा का संश्लेषण होता है, उसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अधिक पाई जाती है। जैसे में अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है, तो जैसे में मनुष्य के यकृत हो गया, ठीक है। अग्नाशय की कोशिका में अंतःजालिका की संख्या अधिक होती है। तो मनुष्य की यकृत में और अग्नाशय की कोशिका में अंतःद्रव जालिका की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतःद्रव जालिका यकृत को विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। तो जो यकृत के विष को प्रभाव में नष्ट करने में मदद करता है वो कौन सा है मानव में, तो है चिकनी वाला जो है विष को प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है विष को प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। अब हम राइबोसोम को पढ़ते हैं, यानी राइबोसोम को अंग्रेजी में और हिंदी में राइबोसोम ही कहा जाता है। तो राइबोसोम के बारे में जो है महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतर्द्रव जालिका के ऊपर में या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव के में बिखरे रहते हैं। तो जो राइबोसोम होता है तो कोशिका के अंदर क्या होता है, अंतर्द्रव जालिका होता है। तो अंतर्द्रव जालिका के ऊपर होता है राइबोसोम, या अकेले रूप में मिलेगा राइबोसोम, या ये जो है गुच्छे यानी झुंड के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं राइबोसोम। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटी का जो है कोशिका अंगक है, यानी राइबोसोम जो होता है यह इसमें झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम का जो है झिल्ली विहीन होता है और तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक होता है। तो राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटी का कोशिका अंगक होता है। ये आपको पॉइंट में याद रखना है। सबसे छोटी का कोशिका अंगक क्या होता है, तो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। यानी हमने भी देखा कि कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो अंतर्द्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, और कुछ राइबोसोम अकेले होते हैं, और कुछ राइबोसोम जो होते हैं गुच्छे में होते हैं। तो गुच्छे में जो राइबोसोम होते हैं ना, जो कोशिका द्रव में पाए जाते हैं फैले हुए, उसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो पॉलीराइबोसोम पॉलीसोम किसे कहते हैं, जो कोशिका द्रव में गुच्छे के रूप में होते हैं, फैले होते हैं, उसे हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए के धागे समान रचना से बंधे होते हैं। यानी पॉलीसोम में सभी जो राइबोसोम मैसेंजर के धागे समान रचना के बंधे होते हैं, यानी आरएनए और एमआरएनए के धागे समान रचना से बंधे होते हैं पॉलीसोम। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूरा नाम। तो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर क्या बनता है, राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। तो राइबोसोम एग्जामिनर पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो, 70S और 80S याद रखना है, ठीक है। 70S जो राइबोसोम होता है वो दो सब यूनिट होते हैं। तो 70S के दो सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S। और ठीक इसी प्रकार 80S राइबोसोम के भी दो यूनिट होते हैं, 40S प्लस 60S। तो याद रखना है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक तो 70S होता है, एक 80S होता है। और 70S के दो सब यूनिट होते हैं, कौन कौन, तो 30S और 50S होता है। और इसी प्रकार 80S के भी दो सब यूनिट होते हैं, कौन कौन, 40S और 60S होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। तो राइबोसोम की जो खोज हुआ था किसने किया था, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पूछा भी है। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था। किस कोशिका में किया था, तो पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज G.E. प्लैड द्वारा किया गया था और राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले पादप कोशिका में राइबोसोम को किसने खोजा, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा।
पादप कोशिका में, पेड़ पौधे में जो है राइबोसोम को खोज किसने किया? रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया। फिर उसी प्रकार आपसे सवाल करेगा कि जंतु कोशिका में बताइए कि राइबोसोम की खोज किसने किया? तो ई पैलाइडे ने किया। ई पैलाइडे ने जंतु कोशिका में खोज किया। और राइबोसोम का जो नामकरण था वो किसने किया? तो एग्जामिनर पूछेगा भाई, कुछ कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो राइबोसोम का जो नामकरण किया रॉबर्ट के द्वारा किया गया। तो राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा। पादप कोशिका में राइबोसोम खोजा रॉबिन्सन और ब्राउन ने। जंतु कोशिका में राइबोसोम को खोजा ई पैलाइडे ने। हम सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम लोग निपटाएंगे लास्ट में, ठीक है, अंतिम में। सबसे पहले हम लोग थ्योरी सेक्शन जो है चैप्टर फर्स्ट का हम लोग कवर कर लेते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं राइबोसोम के कार्य, कि आखिर राइबोसोम का कार्य क्या है। हम सभी का कार्य देख रहे हैं तो इसका भी हम कार्य देखेंगे कि वर्क क्या करता है, इसका काम क्या है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। राइबोसोम जो है बना किससे होता है? प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। तो ये काम भी प्रोटीन संश्लेषण का करता है और इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन संश्लेषण हो पाना क्या है? संभव नहीं है। राइबोसोम जो होता है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये तो बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है? राइबोसोम और लाइसोसोम में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और लाइसोसोम को कोई मार देते हैं तो गलत हो जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो बना होता है ना वो प्रोटीन का ही बना होता है और आरएनए से मिलकर बना होता है, राइबोसोम का निर्माण नहीं होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है गोल्जी का गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ता है। जो गोल्जी काय होता है वो कैसे दिखाई पड़ता है? मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ते हैं। पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो गोल्जी काय होता है ये कोशिका द्रव में पाया जाता है और कोशिका द्रव में कैसे आकार में दिखाई देगा? तो मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान ये दिखाई पड़ता है। पादप कोशिका में अगर बात करें तो पादप कोशिका में गोल्जी काय मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है और जंतु कोशिका में गोल्जी काय तो कहा ही जाता है, लेकिन पादप कोशिका में इसी गोल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है पादप कोशिका में, यानी पेड़ पौधे की कोशिका में। नेक्स्ट पॉइंट है कि डाल्टन तथा फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय के संरचना को 3 भागों में बांटा था। 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डाल्टन और एक का नाम था फेलिक्स। इन दोनों वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय संरचना को 3 भागों में बांटा था, यानी जो गोल्जी काय संरचना है उसे 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा है ये भी देखना जरूरी है। तो देखिए सिस्टर्नी, ठीक है, पहला है। फिर दूसरा है ट्यूबुलस एवं वेसिकल्स, यानी स्मॉल ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। और तीसरा है बड़ी रसधानी, यानी लार्ज वैकुलस, ठीक है। तो डाल्टन और फेलिक्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्जी काय संरचना को 3 भागों में बांटा। कौन कौन? सिस्टर्नी और छोटे ट्यूबुलस और वेसिकल्स, यानी स्मॉल ट्यूब्स एंड वेसिकल्स, और बड़ी रसधानी यानी लार्ज वेसिकल्स के रूप में इन्होंने बांटा था। सर्वप्रथम गोल्जी काय की खोज जो है किसने किया था? तो गोल्जी काय की खोज कैमिली गोल्जी ने किया था। उन्हीं के नाम पे है, याद रखना है, गोल्जी लगा हुआ है, ठीक है। तो सरनेम में गोल्जी लगा हुआ है, तो याद रखना है कि सर्वप्रथम गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिली गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। कैमिलो गोल्जी जो थे वो इटली के कैसे डॉक्टर थे? न्यूरोलॉजिस्ट जो थे डॉक्टर थे। न्यूरोलॉजिस्ट आपको समझ में आता होगा, जैसे ब्रेन से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में की थी और जो गोल्जी काय की खोज की थी तो कहाँ की थी? तो इन्होंने तंत्रिका कोशिका में, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, उसी में इन्होंने कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी। कैमिलो गोल्जी ने इस रचना का जो नाम आंतरिक जलिका वत उपकरण रखा था। तो इसका जो नाम रखा था उन्होंने क्या रखा था? आंतरिक जलिका उपकरण, यानी इंटरनल रेट्रिकुलर एपर्ट्स इन्होंने रखा था कैमिलो गोल्जी ने। परंतु बाद के समय में इसका नाम जो गोल्जी काय पड़ गया। इन्होंने तो खोजा था तो इसका नाम क्या रखा था? इन्होंने इंटरनल रेट्रिकुलर एपर्ट्स रखा था, यानी
आंतरिक जलिकावत उपकरण रखा था, परंतु बाद में इसका नाम जो है गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी पड़ गया। अब हम जो देखने वाले हैं गोल्जी कार के प्रमुख कार्य को देखते हैं, यानी गोल्जी कार का मतलब गोल्जी कार के कार्य क्या है। तो देखिए, यह अंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों को पैकेजिंग, संग्रह तथा श्रवण यानी सेक्रेशन करता है। यह कोशिका का मुख्य सेक्रेशन ऑर्गेनेल यानी संवहक अंगक होता है। तो यह अंगक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थों का पैकेजिंग, संग्रह तथा श्रवण का काम करता है। यह कोशिका का मुख्य यानी सेक्रेशन ऑर्गेनेल यानी श्रवण अंगक होता है गोल्जी का। यह जो होता है लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग के निर्माण में मदद करता है। जो लाइसोसोम होता है उस लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग के निर्माण में मदद करता है गोल्जी का। और कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड, कोशिका के अंदर क्या है, ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग के निर्माण में कौन मदद करता है, तो गोल्जी काय करता है। और कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी काय में ही होता है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी काय में ही होता है। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है निर्माण में कौन मदद करता है, तो गोल्जी काय। तो गोल्जी काय के बाद हम क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम के बारे में महत्वपूर्ण जो है पढ़ने वाले हैं। तब देखते हैं लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम भी महत्वपूर्ण है। राइबोसोम हमने देखा और लाइसोसोम देखा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो देखिए, यह कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैलियाँ जैसी संरचना होती है और इस थैली की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यह बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाते हैं। यानी जो कोशिका द्रव जो होता है वो झिल्लीदार थैलियाँ जैसी रचना होती है और इस थैलियों की आकृति हमेशा एक जैसी बनी होती है। यह बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म को दर्शाता है। लाइसोसोम पौधे की कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो लाइसोसोम होता है वो पौधे की कोशिका के तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न कर सकता है सीधा कि लाइसोसोम किसमें सर्वाधिक होता है, पौधे की कोशिका में कि जंतु कोशिका में। तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम की संख्या जो है अधिक होती है, यानी लाइसोसोम की मात्रा जो है अधिक होती है जंतु कोशिका में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। यानी लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सुसाइड बैग होता है लाइसोसोम और प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। तो याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना है लाइसोसोम और राइबोसोम में। लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डर्वे द्वारा किया गया था। डी डर्वे के द्वारा किया गया था और डी डर्वे को इसी कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी डी दुबे ने जो था इन्हें पुरस्कार भी मिला था डी डर्वे को। कब, 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने कब खोज की लाइसोसोम की, तो 1958 में की। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये पॉइंट को याद रखना है, सीधा इससे यही प्रश्न पूछा जाता है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं लाइसोसोम के प्रमुख कार्य। लाइसोसोम के आखिर कार्य क्या क्या है, तो देखिए, यह कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका द्रव को साफ रखता है। यानी जो कोशिका द्रव को साफ रखने का काम कौन करता है, तो यही लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम कोशिका अंग के जो टूटे फूटे भाग होते हैं उसको पाचित यानी डाइजेस्टन कर कोशिका द्रव को साफ रखता है और यह आवश्यकता के अनुसार अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। और यह जो है जरूरत पड़ता है तो कोशिका को भी नष्ट करता है, इसलिए तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाता है। लेकिन एक और काम करता है, यह जो सेल को, कोशिका को वायरस से, बैक्टीरिया से और अन्य जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसके संक्रमण से बचाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया
क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आकृति होती है बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इसके भीतरी झिल्ली में अनेक अंगुली जैसी उभरी जो है निकला रहता है, यानी उभार निकला रहता है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इसके भीतर झिल्ली में अनेक उंगली जैसी जो है उभार निकली रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त झिल्ली से घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, एमजी मतलब मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं और राइबोसोम इसमें 705 प्रकार के होते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या है पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में घिरे जगह में मैट्रिक्स भरा रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है उसमें जो घिरे जगह होते हैं उसमें मैट्रिक्स भरा होता है। और मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स तो घिरे जगह में भरा होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, तो मैट्रिक्स में जो है राइबोसोम होता है मौजूद, आरएनए होता है, डीएनए होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयन होता है और कई जो है एंजाइम पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में जो घिरे जगह है उसमें मैट्रिक्स भरा होता है, तो बताना है कि मैट्रिक्स में क्या क्या जो है पाए जाते हैं। तो राइबोसोम पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयन तथा कई एंजाइम जो है मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें जो है 705 प्रकार के होते हैं सॉरी, तो राइबोसोम इसमें जो है 705 प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधों की कोशिका में कम तथा जंतु कोशिका में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पौधे में कम और जंतु कोशिका में क्या होता है, अधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, रिचर्ड अल्टमान ने किया था। याद रखना कि अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, जिनका पूरा नाम है रिचर्ड अल्टमैन ने। और इसका जो नाम था बायोब्लास्ट रखा था। इसका नाम किसने रखा था, बायोब्लास्ट रखा था। और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे वो रिचर्ड अल्टमैन खोज किए थे। किसने किया था, रिचर्ड अल्टमैन ने खोज किया था। जब खोज किया था तो इसका नाम इन्होंने रखा था बायोब्लास्ट, लेकिन परिवर्तन करके इसका नाम बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। तो पहले नाम क्या था, बायोब्लास्ट, लेकिन बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कार्य से संबंधित को हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, तो देखिए कोशिका श्वसन की प्रक्रिया यही संपन्न होती है तथा श्वसन के दौरान निर्मित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। तो कोशिका श्वसन की प्रक्रिया जो होता है संपन्न कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। कोशिका जो सांस लेती है तो उसका जो संपन्न होता है प्रक्रिया वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और श्वसन के दौरान जो निर्माण होता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। एटीपी जो होता है वो जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। और जिसके कारण जो एटीपी होता है, ठीक है, तो वो जमा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके कारण इसी जमा के कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, सुसाइड बैग लाइसोसोम और पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया था कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था कि जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो बताया था किंग सबरी ने। किंग सबरी ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन। नेक्स्ट पॉइंट है कि वारवर्ग ने कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया। एक वारवर्ग ने वैज्ञानिक थे वारवर्ग, उन्होंने कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने किया। अब जो हम लोग देखते हैं वो है लवक। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लवक के बारे में कि लवक यानी प्लास्टिड होता क्या है, ठीक है।
तो लवक केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है। लवक जो होता है, प्लास्टिड जो होता है, वो केवल पौधे कोशिका यानी पादप कोशिका में होता है, और यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों में बड़ा होता है। और कोशिका में पाए जाने वाला सबसे कोशिकांग में बड़ा कौन होता है? लवक होता है। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। लवक में जो है खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन लवक होते हैं? तो याद रखना है, ये हरित लवक होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट अंग्रेजी में कहते हैं, नाम सुने होंगे। हिंदी में वर्णी लवक होता है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और एक अवर्णी लवक होता है जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो कौन कौन सा लवक होता है? हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम हरित लवक को यानी क्लोरोप्लास्ट को। ये किस में होता है? लवक में ही होता है। यानी लवक में खास वर्णक होता है, पिगमेंट पाया जाता है, और वर्णक के आधार पर लवक को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। तो सबसे पहले हम लोग हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है। जो हरित लवक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण लवक होता है, और इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न हो जाती है। जिसके चलते क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। जो हरित लवक होता है वो हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है, और सभी कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर समान दिखाई पड़ता है। और हरित लवक जो होता है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखने पर सभी में जो होता है समान दिखाई पड़ता है। एक कोशिका में 1 से 80 तक हरित लवक हो सकते हैं। यानी एक कोशिका की अगर हम बात करें तो उसमें 1 से 80 तक जो है हरित लवक हो सकते हैं, जिसका व्यास जो होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर तथा मोटाई जो होता है 3 से 4 माइक्रोमीटर तक की होती है। तो हरित लवक का व्यास कितना होता है? 4 से 10 माइक्रोमीटर, और मोटाई जो होता है 3 से 4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई थी। कैसी थी? तो देखिए, हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली में घिरी होती है। हरित लवक जो होता है वो दोहरी चिकनी झिल्ली में घिरी होती है, और यह दोहरी झिल्ली परागम्य होती है और तथा प्रोटीन की बनी होती है। हरित लवक जो होती है वो दोहरी झिल्ली परागम्य होती है और ये प्रोटीन की बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा यानी कैविटी को स्ट्रोमा कहा जाता है। यानी जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त एक गुहा होता है जिसे हम अंग्रेजी में कैविटी कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार संरचनाओं को स्ट्रोमा लेमिनेन कहते हैं, और स्ट्रोमा लेमिने के बीच बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे हम थाइलोकाइड कहते हैं। तो देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि क्या क्या जो है इसमें है। तो देखिए, हरित लवक जो होता है ना वो दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरा होता है। सबसे पहले बता दें कि हरित लवक जो होता है वो पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। तो हरित लवक जो होता है वो दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है, यानी ये जो इसके बाहर जो चारों ओर घिरा होता है दोहरी चिकनी झिल्ली होती है घिरी हुई। फिर यह जो दोहरी झिल्ली होती है वो परागम्य होती है और प्रोटीन की बनी होती है। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो दोहरी झिल्ली होती है वो जो हरित लवक के जो दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है हरित लवक, और जो दोहरी झिल्ली होती है घिरी हुई वो किसकी बनी होती है? तो वो जो दोहरी झिल्ली होती है वो परागम्य होती है और प्रोटीन की बनी होती है दोहरी झिल्ली। ठीक है, हरित लवक के बाहर होती है दोहरी झिल्ली, और वो दोहरी झिल्ली जो बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ तरलयुक्त गुहा को स्ट्रोमा कहते हैं। जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ जो गुहा होता है उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा में महीन झिल्लीदार रचनाएं को स्ट्रोमा लेमिनेन कहते हैं, और स्ट्रोमा में भी महीन झिल्लीदार जो है रचनाएं होती हैं, उस रचनाओं को स्ट्रोमा लेमिले कहा जाता है। स्ट्रोमा लेमिले के बीच चपटी एवं वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे हम थाइलोकाइड कहते हैं। और स्ट्रोमा लेमिले के बीच में भी चपटी और वृत्ताकार थैली होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थाइलोकाइड कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना? हरित लवक घिरी होती है दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, और दोहरी झिल्ली से भी घिरा एक जो दोहरी झिल्ली घिरी होती है उससे एक निकट एक घिरा होता है गुहा, तरलयुक्त गुहा होता है। ठीक है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। फिर स्ट्रोमा में
हम इंटर करते हैं तो स्ट्रोमा में भी एक झिल्लीदार संरचना होती है जिसे स्ट्रोमा लेमिलेल कहते हैं। फिर हम स्ट्रोमा लेमिलेल में भी जो है घुसते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें भी एक क्या होता है, थाइलोक्वाइड होता है, वो चपटी और वृत्ताकार थैली जैसी होती है। तो यानी कोशिका के अंदर, उसके अंदर भी जो है घुसकर जो है पता किया गया है माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या क्या है। फिर देखिए थाइलोक्वाइड प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। जो थाइलोक्वाइड होता है वो किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और थाइलोक्वाइड के समूह को ग्रेनम कहा जाता है और थाइलोक्वाइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। और थाइलोक्वाइड के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है। और थाइलोक्वाइड नामक थैली में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के थाइलोक्वाइड नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल अणुओं को समूह को हम क्या कहते हैं, क्वांटोसोम कहते हैं, याद रखना है। तो क्लोरोफिल अणुओं के समूह को क्या कहा जाता है, क्वांटोसोम कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र और यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में ही पाया जाता है। जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र है और यह सिर्फ जो है प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही पाया जाता है। तो हरित लवक जो है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण क्रिया का क्या होता है, केंद्र होता है और ये सिर्फ जो है प्रकाश संश्लेषण पौधे में ही पाया जाता है। जो पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं उसी में जो है हरित लवक पाया जाता है। अब हमने जो है 3 भागों में लवक को बांटा था, तो जो है हमने हरित लवक को देखा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वर्णी लवक को देखने वाले हैं कि वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट क्या है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम जो है जानकारियाँ लेते हैं। तो देखिए इसे रंगीन लवक कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, रंगीन लवक कहा जाता है। ठीक है, और पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक की उत्तरदायी होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक होते हैं, बहुत से प्रकार के भी वर्णी लवक होते हैं। कौन कौन से प्रकार के वर्णी लवक होते हैं, तो देखिए गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, हल्दी का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है, पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है और सेब का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि एग्जामिनर जो है इसे जो है कितनी बार एग्जाम में जो है रिपीट किया है। तो विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक होते हैं और बहुत सारे हैं। तो महत्वपूर्ण देखिए जो दिया हुआ है याद कर लीजिएगा। गाजर जो होता है नारंगी दिखता है, किसके कारण, कैरोटीन लवक के कारण दिखता है। हल्दी जो पीला दिखता है वो किस लवक के कारण, तो जेंथोफिल लवक के कारण दिखाई देता है। पपीता का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जेंथिन के कारण पीला रंग दिखाई देता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन और सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी रंगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वसा में घुलनशील होते हैं। ये जो वर्णी लवक होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। और ये जो वर्णी लवक होते हैं किसमें पाए जाते हैं, फूल और फल में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तन हो सकते हैं। ये जो तीनों प्रकार के लवक है वो आपस में क्या होते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा है वो क्या है, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट है। तो अब हम लोग जो है ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट क्या है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, यह लवक पौधे के उन भागों की कोशिका में पाए जाते हैं सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। यानी पौधे के उस क्षेत्र में, यानी पौधे के ऐसे बहुत सारे भाग हैं जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ जो है अवर्णी लवक मौजूद होता है यानी ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जड़ हो गया, ठीक है, जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, जैसे आलू प्याज ये सब कहाँ रहता है, भूमि के अंदर रहता है, तो वहाँ तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। तो इसमें जो है लवक मुख्य रूप से पाया जाता है अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो जो जमीन के अंदर होगा वहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। जैसे जड़ हो गया, भूमि के अंदर रहता है, भूमिगत तना हो गया, आलू जैसे प्याज हो गया, ये सब भूमिगत तना के अंतर्गत आता है। अब देखिए यह लवक जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को संग्रह करती है और ये लवक जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे में कौन कौन लवक होता है, जैसे एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो होता है स्टार्च संग्रह करने के लिए होता है एमाइलोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनियोप्लास्ट जो है प्रोटीन संग्रह करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है एलियूरोप्लास्ट, एलियूरोप्लास्ट का आकार क्या है, यह है प्रोटीन संग्रह करने वाला, ये भी है। और एलाइयोप्लास्ट जो है वो क्या है, तो एलाइयोप्लास्ट जो है वसा संग्रह करने वाला है, एलाइयोप्लास्ट। हमने जो है तीनों लवक के प्रकार को हमने देखा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं तरकाय के बारे में यानी क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं
तर्काय क्या, सॉरी तर्काय यानी सेंट्रोसोम, माफ़ कीजिएगा, तर्काय बोले तो सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम मतलब होता है तर्काय। तो अब हम लोग जो है तर्काय से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है। तो तर्काय जो है यह संरचना केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो सेंट्रोसोम होता है वो कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में कि पादप कोशिका में, तो ये केवल सेंट्रोसोम तर्काय जंतु कोशिका में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह बेलन जैसा दिखाई देता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है और इस संरचना को एस्ट्रल रेज कहते हैं। यानी याद रखना है क्या है पॉइंट, कि यह जो है आकार में कैसा दिखाई देता है, तो बेलनाकार जैसा दिखाई देता है। आकार में कैसा दिखाई देता है, बेलन के जैसा दिखाई देता है और ये जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है तर्काय, ठीक है। और ये इसकी रचनाएं कैसी होती है, तो इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना होती है और इसी संरचना को क्या कहा जाता है, एस्ट्रल रेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, कि प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम सेंट्रोइल कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रोसोम का नामकरण टी बोवेरी के द्वारा किया गया। सेंट्रोसोम का जो नामकरण है टी बोवेरी के द्वारा किया गया और सेंट्रोसोम जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है और सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका को कोशिका विभाजन में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है रसधानियाँ यानी वैक्यूल को हम लोग अब पढ़ते हैं। तर्काय हमने देखा, अब जो हम लोग वैक्यूल को देखते हैं यानी रसधानी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रसधानी कोशिका के निर्जीव संरचनाएं होती है। जो रसधानी होती है वो कोशिका की निर्जीव रचनाएं होती है यानी मेटाप्लास्ट होती है। रसधानी मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाई जाती है। जो रसधानी होती है वो पौधे की कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में काफ़ी छोटे आकार की रसधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। जो रसधानी होती है मुख्य रूप से निर्जीव जो है रचनाएं होती है। सबसे पहले की रसधानी जो होती है कोशिका वो मेटाप्लास्ट रचनाएं होती है यानी निर्जीव होती हैं और रसधानी जो होता है मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में जो ये या तो पाया जाता है या बहुत छोटे छोटे आकार की रसधानियाँ पाई जाती है या नहीं भी पाई जाती हैं रसधानियाँ, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है पौधे कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रसधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर झिल्ली द्वारा घिरी होती है। जो रसधानी थैली होती है वो समान आकृति के होते हैं और जो चारों ओर झिल्ली से द्वारा घिरी होती हैं रसधानियाँ। इसी झिल्ली को जो है टोनोप्लास्ट कहते हैं और टोनोप्लास्ट एक अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। तो जो रसधानियाँ घिरी होती है जिस झिल्ली से, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है और टोनोप्लास्ट क्या होता है, अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। पौधे की जो रसधानियाँ में कोशिका रस भरा रहता है यानी सेल सैप भरा रहता है। तो पौधे की रसधानियाँ में क्या भरा रहता है, कोशिका रस यानी जिसे हम सेल सैप कहते हैं। सैप रस होता है, कोशिका रस यानी सेल सैप भरा होता है। कोशिका रस पौधे की कोशिका में जीव द्रव का निर्माण करता है। जो कोशिका रस है वो पौधे की कोशिका में किसका निर्माण करता है, तो जीव द्रव का जो है निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जो रसधानी जंतु है वो कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। कौन, रसधानी जंतु। तो रसधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का जो है कार्य करता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों की रसधानी संकुचनशील होती है और यह रसधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थों का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। तो कुछ एक कोशिकीय जीवों की रसधानियाँ संकुचनशील होती हैं और यह रसधानी शरीर से अपशिष्ट तरल पदार्थ का संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाएं का पता जीव वैज्ञानिक ने लगाया जो इस प्रकार है। कौन कौन सा है, जो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाएं का भी पता जीव वैज्ञानिकों ने लगाया जो इस प्रकार है। अब देखते हैं कौन कौन से प्रकार। जैसे एक होता है स्फीरोसोम्स, कोशिकीय पंजर और पैराक्सीसोम, ठीक है, तो हम इन सभी को देखते हैं। और एक होता है माइक्रोटुबुलस, ठीक है, माइक्रोटुबुलस। तो ये क्या है, इन सभी को हम पहले पढ़ते हैं डिटेल में। तो देखिए स्फीरोसोम्स जो होता है, स्फीरोसोम्स इस पौधे की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यानी ये जो पौधे की कोशिका का क्या है, लाइसोसोम है। जैसे मानव शरीर में जंतु कोशिका में लाइसोसोम का आकार क्या है, आत्महत्या थैली की भूमिका निभाता है। उसी प्रकार स्फीरोसोम जो होता है वो पौधे की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। यह जो है वसा का संश्लेषण तथा संग्रहण का कार्य करता है।
कोशिकीय पंजर क्या है, यानी साइटोकेल्टन क्या है। साइटोकेल्टन यानी कोशिकीय पंजर जो है यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या बाल है जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है और यह संरचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखता है। कोशिकीय पंजर नाम से ही साइटोस्केल्टन पता चल रहा होगा कि आकृति बनाने में जो है भूमिका निभाता है। पैरेक्सिसोम क्या है, पैरेक्सिसोम जो है यह संरचना पौधे में प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। यह संरचना जो है पौधे में प्रकाशीय शोषण में मदद करता है और इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का भी उत्पादन होता है पैरेक्सिसोम में, ठीक है। और माइक्रोट्यूबुलस क्या है, माइक्रोट्यूबुलस हम देख लेते हैं। तो यह छोटी छोटी नलिकाकार संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव में फैली रहती है और यह संरचना कोशिका को गति कराने में सहायक होती है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह केंद्रक के बारे में। क्या है, केंद्रक के बारे में हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव के मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक होते हैं। यानी सभी जीवित कोशिका के कोशिका द्रव के मध्य में जो केंद्रक होता है वो कहाँ होता है, कोशिका द्रव जहाँ रहता है उसी के बीच में गोलाकार और अंडाकार आकृति का होता है केंद्रक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक जो होता है गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावा वृक्क आकृति जैसी, घोड़े के पैर आकृति जैसे भी हो सकता है। यानी जो केंद्रक होता है ये तो गोलाकार अंडाकार हो सकता है या इसके आकृति जो होता है किडनी के आकार जैसा या घोड़े के पैर के आकृति जैसा हो सकता है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं, यानी कुछ जीवित कोशिका हैं जिसमें केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं और कुछ कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जिनमें कोई केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं तो जीवित कोशिका हैं लेकिन केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। कुछ कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं और कुछ कोशिका में जो है कोई केंद्रक ही नहीं पाए जाते हैं। तो केंद्रक के लिए जानने के लिए जानकारियां हैं, या तो केंद्रक पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते या 2 भी पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता और जितने सारे जीवित कोशिका हैं उन सभी का जो केंद्रक है एक समान नहीं होता। केंद्रक की आकृति कोशिका की क्रिया पर निर्भर करता है। जो केंद्रक की आकृति है वो किस पर निर्भर करता है, तो कोशिका की क्रिया पर जो है निर्भर करता है। पॉइंट क्या है कि एक केंद्र के संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, यानी एक केंद्र की संरचना में जो है कुछ भाग पाए जाते हैं। तो केंद्रक के संरचना में क्या क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में जो है क्या क्या पाए जाते हैं, उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है पाया जाता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस एवलॉप भी कहा जाता है, यह जो है दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। केंद्रक झिल्ली दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं और केंद्रक झिल्ली के बाहरी परत अंतर जो है द्रव जालिका के, जबकि भीतरी परत को क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जो केंद्रक झिल्ली होता है यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक के चारों ओर रहता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली नाम ही है तो केंद्रक के चारों ओर रहेगा। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच के जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक के चारों ओर, तो उस दोहरी झिल्ली के बीच की जो जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है, ठीक है। और केंद्रक झिल्ली के बाहरी परत अंतर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे, जबकि भीतरी परत जो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो बाहरी ER से जुड़ा होता है और भीतरी जो है क्रोमेटिन नेटवर्क से जुड़ा होता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में जो होता है कई छिद्र होते हैं और जिन छिद्रों से कोशिका द्रव तथा कोशिका केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं। छिद्र किस लिए होते हैं, क्योंकि इसी छिद्रों से कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव का बीच जो है आदान प्रदान होता है, यानी पोषक पदार्थों का जो है आदान प्रदान होता है। अब हम देखते हैं क्या क्या पाए जाते हैं मतलब केंद्रक में, ठीक है। हम देख रहे हैं केंद्रक में न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं। तो हमने कोशिका झिल्ली को देखा। अब हम सेकेंड देखते हैं केंद्रक द्रव को, कि क्या दूसरा पाया जाता है केंद्रक द्रव, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोसेप जो है पाया जाता है इसमें केंद्रक द्रव में। तो केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव को भी केंद्रक द्रव कहते हैं और इस द्रव के मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल, DNA तथा RNA पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोमेटिन जाल, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए केंद्रक द्रव में महीन धागों का बना जाल क्रोमेटिन जालिका कहलाता है और यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं।
क्रोमेटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से जो है मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जालिका दो तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है और जिसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और एक जालिका जो है बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं, वो निष्क्रिय रहते हैं। तो केंद्रक द्रव में क्रोमेटिन जालिका जो होता है दो तरह के होता है, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है और इसे गुणसूत्र यानी कहा जाता है। तो कोशिका जब विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन जो जालिका होती है एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, केंद्रक द्रव में एक छोटी सी गोलाकार रचना होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं, यानी केंद्रक द्रव में गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, छोटी सी गोलाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं। और इसकी खोज जो था, केंद्रिका की खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था। यानी इसकी खोज किसने की थी, केंद्रिका की, तो फॉन्टाना के द्वारा की गई थी केंद्रिका की खोज। और केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का जो है पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कोशिका के भीतर होने वाले समस्त कार्यों गतिविधियों को नियंत्रण केंद्रक द्वारा ही किया जाता है। यानी कोशिका के भीतर जो भी समस्त कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है या गतिविधि होता है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो सारा नियंत्रण जो है केंद्रक के द्वारा ही किया जाता है। यानी कोशिका को वो माइंड होता है, याद रखना है, ठीक है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि नियंत्रण का काम करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, प्यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्यूकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के हम जो है अध्ययन करेंगे। तो अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए वो विकसित कोशिकाएं थी। जितनी कोशिका के बारे में हमने पढ़ा वो सभी कोशिका क्या थी, विकसित कोशिका थी। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधे एवं जंतु में पाए जाते हैं। तो हमने जो पढ़ना है अब प्रोकैरियोटिक को बारे में पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक। तो सभी विकसित कोशिकाएं क्या ऐसी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे। उनमें कई कोशिकाएं रचना का अभाव था। यानी जो पृथ्वी पर जो जीव पहली बार अवतरित हुए उनकी कोशिका जो थी यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे, ठीक है। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था, बहुत सारी में कोशिका का जो है अभाव भी था। इस तरह की कम विकसित कोशिका को प्रीकैरियोटिक कोशिका जो है कहा जाता है। जीवाणु में इस तरह की कोशिका पाई जाती है। यानी प्रीकैरियोटिक कोशिका जो है किसमें पाई जाती है, तो जीवाणु में पाई जाती है। तो इस तरह कम विकसित कोशिका को क्या कहा जाता है, प्रीकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और जीवाणु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। यानी जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को हम समझते हैं। कैसे पता करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है, तो उसके अंतर को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं एक तो प्राचीन होती हैं और कम विकसित होती हैं। इसका आकार भी छोटा है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है और इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। यानी प्रोकैरियोटिक एक तो प्राचीन होता है और वो उसका जो विकास होता है बहुत कम होता है, ठीक है। अगर आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित होता है कोशिका और इसका आकार प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक युक्त कोशिका होती है। हमने देखा मानव, जंतु, ये सब क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक युक्त होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि केंद्रक ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी का माइटोकॉन्ड्रिया और
जो है प्रदौजालिका का अभाव रहता है, यानी ईआर का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक ये सभी संरचनाएं मौजूद होती हैं। जबकि क्या होता है, यूकैरियोटिक में ये सभी संरचना जो है मौजूद होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में ना तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ना गोल्जी काय होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इन सब का जो है अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी मौजूद रहते हैं, हमने ऊपर पढ़ा भी। प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं। प्रोकैरियोटिक में कितने गुणसूत्र? केवल एक गुणसूत्र रहते हैं, और इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में यह उपस्थित होता है। केंद्रक ही नहीं होते हैं, केंद्रिका भी नहीं इसमें होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिका में कोशिका भित्ति होती है, परंतु वह सेलुलोज की नहीं बनी होती। प्रोकैरियोटिक में तो कोशिका भित्ति होता है, जैसे पादप में कोशिका भित्ति होता है, उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होता है। लेकिन पादप में जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये सेलुलोज की बनी नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका में भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को हमने समझा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं प्लांट और एनिमल की कोशिका को हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्लांट और एनिमल की कोशिका को। तो देखिए, पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक है तथा लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। तो पादप की कोशिका और जंतु की कोशिका दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक होती है, ठीक है, बहुकोशिकीय होती है, और लगभग इन दोनों की कोशिका क्या होती है, समान होती है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन एनिमल कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। कुछ कोशिकीय संरचना में दृष्टिकोण से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं, और पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर क्या हैं, यानी कौन कौन सी संरचना जो है अंतर डिफरेंस बताती है कि ये प्लांट की कोशिका है और ये जो है एनिमल की कोशिका है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, पहला डिफरेंस क्या है कि पादप कोशिका में कोशिकीय भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में हमने बताया कि कोशिका भित्ति पाया जाता है प्लांट सेल में, परंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। हम सभी जानते हैं कि कोशिका, परंतु क्या है कि एनिमल कोशिका में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। तो देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसके कोशिका के बाहरी परत जो है कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है ना कि कोशिका भित्ति का जो है अभाव होता है, माफ कीजिएगा, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, और जंतु कोशिका का बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है, और जंतु कोशिका की जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। और पादप कोशिका की जो बाहरी परत होती है वो कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो देखिए, पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका के तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि पादप बड़े भी होते हैं। तो पादप कोशिका का जो आकार होता है वो जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। तो पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार के होते हैं, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में क्या है कि लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो पादप कोशिका में क्या है, सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, और जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका की रसधानी काफ़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की रसधानी काफ़ी छोटी होती है। तो जो पादप कोशिका की रसधानी होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जबकि जंतु कोशिका की रसधानी जो होती है वो छोटी होती है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह जो है
ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पादप कोशिका में सीलिया जैसे प्रचलन अंग का निर्माण नहीं होता है, और सीलिया केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। सीलिया किसमें पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विसरण और परासरण, यानी विसरण बोले तो डिफ्यूजन और परासरण ऑस्मोसिस होता है। तो विसरण और परासरण को हम समझते हैं। तो देखिए, पोषक पदार्थों का सजीवों के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। यानी पोषक पदार्थों का सजीवों की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना तथा कोशिका में अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक होता है। इस कार्य हेतु सजीवों के परिवहन तंत्र बने होते हैं, इसलिए क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बना होता है। तो विसरण और परासरण को, यानी डिफ्यूजन क्या होता है, परासरण को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा परासरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे जल कैसे संचयन करता है, ऑक्सीजन कैसे निकालता है, ठीक है। तो पदार्थों के परिवहन में विसरण तथा परासरण की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा परासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन का कार्य संपन्न होता है। यानी विसरण और परासरण के द्वारा जो है बिना ऊर्जा खर्च किए जो है परिवहन का कार्य संपन्न होता है। तो आइए जानते हैं हम विसरण के बारे में सबसे पहले, डिफ्यूजन के बारे में, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस के बारे में जानेंगे। तो द्रव, गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि विसरण करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैले रहते हैं जहां उस अणु की सांद्रता कम होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र में होने वाले अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात एक ही पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। विसरण के उदाहरण हम समझते हैं कि विसरण के क्या उदाहरण है। तो विसरण द्वारा गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। विभिन्न पोषक पदार्थों की बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करते हैं। यानी विसरण के एग्जाम्पल समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, विसरण के द्वारा क्या होता है? विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। तो जो कोशिका और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है पेड़ पौधों में, वो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलता है। यानी जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो विसरण के द्वारा ही जल वाष्प जो है बाहर निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण के द्वारा ही ग्रहण करता है। यानी जो पेड़ पौधों की जो भी पोषक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है तो किस प्रक्रिया के द्वारा वह ग्रहण करता है? तो विसरण के प्रक्रिया के द्वारा ही वह ग्रहण करता है। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर इसकी सुगंध विसरण के द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। देखिए, अब इत्र की अगर सेंट की जो अगर ढक्कन को आप खोलिएगा तो पूरे कमरे में आपको सुगंध उसका फील होगा। तो किसके कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है। तो वैसे ही पेड़ पौधे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण के कारण होता है, जलवाष्प का बाहर निकलना विसरण के कारण होता है, ठीक है। विभिन्न पोषक पदार्थ को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करती है पेड़ पौधे, ठीक है। इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल में बताया आपको सेंट वाला, ठीक है, लिखा हुआ है। तो स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भाग में समान रूप से फैल जाता है। आप देखे होंगे, ठीक है। उसे क्या होता है? विसरण के द्वारा ही ऐसा होता है। अब पूरे बाल्टी में एक बूंद नील डाल दीजिएगा तो नील जो है पूरा फैल जाएगा पूरे पानी में। तो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के कारण ही होता है। और कुछ पॉइंट है क्या है? तो विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। तो जो विसरण की गति होती है वो क्या होती है? धीमी गति से होती है। इसके लिए जो है कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा हस्तांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कम दूरी तक ही होता है। जो विसरण द्वारा हस्तांतरण होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कम दूरी तक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विसरण की दर पदार्थों के आकार पर निर्भर करता है और छोटे आकार के पदार्थ का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार का धीमी गति से विसरण होता है। अब हम समझते हैं परासरण के बारे में, यानी ऑस्मोसिस के बारे में।
प्रासरण की प्रक्रिया में जल के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो है गमन करता है। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। जो प्रासरण होगा, सबसे पहले तो प्रासरण कैसे होता है, तो प्रासरण की जो प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता यानी अधिक जो सांद्रता वाले क्षेत्र होता है उससे कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो है गमन करता है। प्रासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं होता है। प्रासरण द्वारा जल अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर तब तक गमन करते रहता है जब तक अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलन न बन जाए, तब तक जो है ये होते रहता है प्रक्रिया। प्रासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक पावर प्रेशर क्या है, तो देखिए प्रासरणीय दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपरागम्य झिल्ली से होने वाले जल का विलय के गमन को रोक देता है और प्रासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं के साथ सीधा जो है समानुपाती होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रासरण के उदाहरण क्या है। तो देखिए प्रासरण के उदाहरण जैसे हमने ऊपर देखा उसी प्रकार जो है हम लोग प्रासरण के उदाहरण भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रासरण द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। तो उसका जो रोम होता है, जड़ होता है, उसी से जो है भूमि से जल अवशोषित करता है। किसके द्वारा, तो प्रासरण के द्वारा करता है जल अवशोषित। पौधे की कोशिका में जल का संचालन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो प्रासरण के द्वारा ही होता है। प्रासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग में स्फीत रहते हैं जिसमें वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पौधे के पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण किसके द्वारा होता है, तो प्रासरण के द्वारा होता है। पत्तियाँ क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है। तो खाद्य पदार्थों का पूरे शरीर में, पेड़ पौधे के पूरे शरीर में विभिन्न भागों में जो पहुंचाती है वो किसके द्वारा, तो प्रासरण के विधि के द्वारा ही पहुंचती है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में प्रासरण की भूमिका होती है। यानी हम सभी जानते हैं कि पत्ती के बीच में, पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो रंध्र को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया जो है उसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो प्रासरण ही भूमिका निभाता है। अब हम देखते हैं प्रासरण की कोशिका के साथ संबंध, यानी प्रासरण के कोशिका के साथ संबंध को हम लोग देख लेते हैं कि प्रासरण का जो है कोशिका के साथ क्या संबंध है। तो देखिए पॉइंट क्या है कि प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है जिसकी अपनी एक निश्चित प्रासरणीय दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन की तुलना 3 प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल कर सामने आता है वह इस प्रकार है। कौन कौन सा है, तो देखिए समपरासी विलयन होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, अल्प जो है पराशरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और अति पराशरी विलयन जो है जिसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक जो है विलयन होता है। तो आइए जानते हैं समपराशरी विलयन को सबसे पहले। तो ऐसे विलयन जिसका सांद्रता तथा प्रासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है उसे हम समपराशरी, सम मतलब समान, ठीक है, तो समपराशरी विलयन हो गया। समपराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता, फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जानते हैं अल्पराशरी विलयन। तो देखिए ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रासरण दाब कोशिका रस से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्पराशरी विलयन कहते हैं। अल्पराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है और जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अल्पराशरी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतः प्रासरण कहलाता है। अब हम समझते हैं अति प्रासरण विलयन, जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है। तो ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता एवं प्रासरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे हम अति प्रासरी विलयन कहते हैं। अति प्रासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर जल निकालकर बाहर आ जाते हैं और जिसके कारण कोशिका का आकार क्या होता है और वजन घट जाता है। अति प्रासरी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलकर बाहरी प्रासरण यानी एक्सोमोसिस कहलाता है। बाहरी प्रासरण के कारण कोशिका का जीवद्रव सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीवद्रव संकुचित होकर कोशिका के कोने से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है और इसी प्रक्रिया को हम जीवद्रव संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या है वह कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद भी हम देख लेते हैं। जैसे में हम बात करते हैं अंतःशोषण यानी इम्बिशन और सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो देखिए अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, लकड़ी, सूखे बीज जल जो है अधिशोषित और कर फूल जाते हैं, ठीक है, वो अंतःशोषण यानी इम्बिशन होता है। सक्रिय परिवहन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो जब पदार्थ के हस्तांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो इस परिवहन को हम सक्रिय परिवहन कहते हैं।
उसी प्रकार जो है हम निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस होता है, और जीव द्रव विंकुचन होता है यानी जो है डिप्लास्मोलाइसिस जो होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निष्क्रिय परिवहन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जब पदार्थ परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो एक निश्चित जीव की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग बना देता है कि वह बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्य को जो है एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। जीव द्रव संकुचन क्या है, तो जीव द्रव संकुचन के बारे में अगर देखें तो जीव द्रव संकुचित कोशिका को अगर अल्प सारी विलयन में रख दे तो अतः प्रासरण के कारण जीव द्रव पुनः अपने पहले स्थिति को प्राप्त कर लेता है और इसी प्रक्रिया को जीव द्रव विंकुचन कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन क्या है। अब हम जानते हैं सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। तो देखिए पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत को मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि कोशिका सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ था कि नए कोशिका का जो निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है और इसमें केंद्रक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो जो कोशिका बनती है वो पुरानी से नई कोशिका में विभक्त होती है और इसमें जो है केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेल डिवीजन में। पुराने अथवा पैतृक कोशिका यानी पेरेंट सेल से नए अथवा संतति कोशिका यानी डॉटर सेल का निर्माण होने की कोशिका विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका बनता है और पुनः कोशिका का समूह बनता है, अतः जीव का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका विभाजन जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक असूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन कौन? समसूत्री असूत्री विभाजन होता है, यानी एमिटोसिस, मिटोसिस और असूत्री यानी मियोसिस होता है। असूत्री एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस होता है। असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है और फिर बीच में टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह एक केंद्रक को 2 केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक केंद्रक को घेरकर 2 कोशिकाएं बना लेती है। असूत्री जो है कोशिका विभाजन में क्रोमोजोम का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का जो है लोप होता है। तो असूत्री विभाजन में क्या होता है कि क्रोमोजोम का जो निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। तो जो जीवाणु होता है और रोगग्रस्त कोशिका होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले हमने असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस सेल डिवीजन को हमने पढ़ा। अब हम इसी प्रकार देखते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है यानी माइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है। तो देखिए इस कोशिका विभाजन की खोज जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। तो समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। और यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधे की कायी कोशिका में होता है। और यह विभाजन समसूत्री किस में होता है? तो जंतु कोशिका और पौधे की कायी कोशिका में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के 2 अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं? तो एक तो होता है कैरियोकिनोसिस और दूसरा होता है साइटोकिनोसिस। तो कैरियोकिनोसिस क्या होता है, साइटोकिनोसिस क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कैरियोकिनोसिस जो होता है इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनोसिस अवस्था 4 अवस्थाओं से गुजरकर समाप्त हो जाता है और यह 4 अवस्थाएं क्रमिक रूप से इस प्रकार हैं। कौन कौन है? प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज और एनाफेज से टेलीफेज। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन? प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज और एनाफेज से टेलाफेज के रूप में होता है। अब जो हम देखते हैं साइटोकाइनोसिस। अब देखिए साइटोकाइनोसिस क्या होता है। तो देखिए इस अवस्था में कोशिका द्रव का विभाजन होता है और यह अवस्था जो है कैरियोकोनोसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होता है और यह अवस्था पौधे तथा जंतु में एक समान रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जंतु कोशिका में टेलीफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव बीजों बीज अंदर धंसकर 2 भागों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पादप की कोशिका द्रव अंदर की ओर धंसकर विभाजित नहीं होते और पादप की कोशिका द्रव के मध्य एक कोशिका पट्टी का निर्माण होता है और इसके बाद सेल प्लेट के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बनी होती है और अंततः कोशिका द्रव 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस तरह जो कैरियोकोनिसिस और साइटोनोसिस जो अवस्था के बाद एक कोशिका में दो कोशिका बनते हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, और नए बने कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी जनक कोशिका में होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीवों की पुनरुद्भवन तथा घावों का भराव इसी कोशिका का विभाजन के फलस्वरूप होता है, यानी जीवों में पुनरुद्भवन तथा घावों में भराव इसी कोशिका का विभाजन के जो है फलस्वरूप होता है। अब जो पॉइंट हमारा है अगला, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, तो देखिए यह विभाजन जो होता है जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है और यह विभाजन जनन कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका बनते हैं और जो जनन प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। असूत्री विभाजन दो चरण में संपन्न होता है। पहला चरण जो होता है रिडक्टिव डिवीजन तथा मियोसिस कहा जाता है और दूसरा चरण जो होता है हेमोटाइपिक डिवीजन जिसे मियोसिस कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि असूत्री विभाजन जो होता है रिडक्शन डिवीजन या प्रथम विभाजन निम्न अवस्था से गुजरकर पूर्ण होती है। कौन कौन होता है, तो देखिए एक प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज और एनाफेज से जो है टेलाफेज में परिवर्तन होता है, तब होता है असूत्री विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि असूत्री विभाजन के रिडक्शन डिवीजन यानी प्रथम चरण के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। तो किस चरणों में, लेप्टोन जो है जाइटेन में, जाइटेन जो है पैक्टिन में, पैक्टिन जो है पेप्लोटीन में और पेप्लोटीन जो है डाइकिनेसिस में होता है। तो लेप्टोटीन जाइकोटीन में, जाइकोटीन पैक्टोटीन में और पेप्लोटीन फिर उसके बाद डाइकिनेसिस में जो है जाकर चरण में पूर्ण होता है। रिडक्शन डिवीजन समाप्त होने पर कोशिका द्रव विभाजन होकर दो अनुजात कोशिका बनाता है और जो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है परंतु अगुणित यानी हाइप्लॉइड होता है। मियोसिस 2 जो है मिटोसिस डिवीजन के तरह ही संपन्न होता है और इससे द्वितीय चरण में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा होता है, तो देखिए प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलीफेज सेकेंड। तो इसमें कौन से चरण होते हैं द्वितीय चरण में, तो देख लेते हैं। तो प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड और फिर टेलीफेज सेकेंड में होता है। मियोसिस सेकेंड संपन्न होने पर भी दो नए कोशिका बनाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है परंतु अगुणित होती है। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि संपन्न होने पर भी दो नए कोशिका बनाती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है परंतु क्या होता है, अगुणित होता है। मियोसिस डिवीजन दोनों चरण समाप्त होने पर एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन में बने अगुणित कोशिका निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जाइगोटिप का निर्माण करता है यानी द्विगोतित कोशिका में बदल जाता है और इस तरह गुणसूत्रों को आपस में मिलने से उसमें नवीनतम आती है जो सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करती है और यह विभिन्नताएं जो है पृथ्वी पर विकासवाद यानी इवोल्यूशन का कच्चा पदार्थ होता है।